अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर है। आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। कुछ खिलाड़ी इन तो बाज़ खिलाड़ी आउट हुए। दूसरी जानिब अगर बात करें तो बाबर आजम को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ साथ नदीम खान जो कि मोइन खान के भाई हैं उनको भी आप एक नए रोल में देखेंगे। इन सब मौजू पर आज शो में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की जानिब। टॉप स्टोरीज़ आपने जानी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आज ऐलान किया है 2020 और 21 में 18 खिलाड़ियों को अगर कहा जाए एमर्जिंग कैटेगरी को हटा के तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और एक एमर्जिंग कैटेगरी भी डेवलप की गई है जिसमें 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि सरफराज अहमद की वजह से एक दिन ताख़िर हुई या जो भी जोड़ तोड़ होना था वो इस वजह से हुआ। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ अब्दुल रऊफ़ मौजूद हैं। दूसरी जानिब स्टूडियो में अगर बात करें तो हमारे साथ क्रिकेट पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं शाहजेब अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। सबसे पहले अब्दुल रऊफ़ आपके पास आऊँगा और जानना चाहूँगा कि ओवरऑल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ आज उसको कैसा देखते हैं आप? जी, ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है मिसबाह-उल हक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि इसमें स्पेशली जो डिसीजन लिया है इन्होंने शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और हसन अली को फारिग करने का, तो इसको जो जितने भी क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो इसको काफ़ी लाइक करेंगे, क्योंकि इसमें ये बात एक प्रूव किया है कि जब आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाह रहे तो पाकिस्तान को भी आपकी परवाह नहीं है। तो ये एक अच्छा डिसीजन ओवरऑल देखा जाए तो इसमें यंगस्टर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया है, तो आगे चल के इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी बेहतरी आएगी और एक क्लियर कट मैसेज आएगा जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट पे खेलने वाले लड़के हैं या पाकिस्तान टीम में खेलने वाले हैं कि अगर आपके लिए पाकिस्तान से रेफरेंस है और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को मैचेस वगैरह जितवाएंगे तो आपका नाम कंसिडर होगा। अदरवाइज कोई भी नाम या कोई भी शख्स क्रिकेट से बड़ा नहीं। जी अच्छा रऊफ़, एक और बात ये जानना चाहूँगा कि सरफराज अहमद की अगर बात करें तो उनको कहा जा रहा था कि उनकी वजह से ये मौक़िर हुआ था एक दिन और उनको बी कैटेगरी में रखा गया है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा तो मिसबाह-उल हक ने काफ़ी डिफेंड किया सरफराज अहमद को। देखिए, सरफराज के साथ तो शुरू से इन्होंने जो वर्ल्ड कप था उससे पहले ही जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुएब मलिक को फ्रॉम नोवेयर से लाके पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया था, क्योंकि सरफराज की जो परफॉर्मेंस थी देखा जाए तो चैम्पियन ट्रॉफी में उसने पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से लीड किया था और पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी भी जीता था और एक यंग लड़कों की टीम उसके साथ अटैच हुई थी और बड़े अच्छे तरीके से उसको चला रहा था। मगर ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने इसको बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले और एक बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था शुएब मलिक को लाने का और सरफराज को डिस्कार्ड करने का, और उसके इम्पैक्ट जो था वो वर्ल्ड कप में भी पड़ा और पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी नाकिस रही इस टूर्नामेंट में। अच्छा, तो उसके बाद जब अगर देखा जाए तो उसके बाद से सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। अब बात यह कि अगर तो उनके मुकाबले में कोई अच्छा खिलाड़ी होता विकेट पर उस पाए का होता जो परफॉर्म करता तो फिर तो समझ आती थी कि सरफराज को आप बाहर बिठा सकते, मगर दूसरी जानब जो रिजवान अहमद थे उसकी किसी भी जगह पे परफॉर्मेंस ऐसी अप टू मार्क नहीं थी कि उनको कंसिडर किया जाए सरफराज की जगह पे। तो ये मेरा ख्याल है कि डिफरेंट स्टोरी है और कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी ये ब्रेकआउट हो जाएगी। इसका जो कंक्लूजन आवाम के सामने आ जाएगा कि क्यों सरफराज अहमद के साथ इस तरह किया गया और पाकिस्तान क्रिकेट से उसको निकाला गया। मगर अब दोबारा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाना बड़ा खुशाइंद है और अच्छी बात है कि वो आगे फिट भी हैं और पाकिस्तान करने के लिए तैयार भी। ठीक है, अच्छा शाहजेब को भी इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। शाहजेब, आप कैसा देखते हैं ओवरऑल अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए और फिर सरफराज अहमद के मामले को? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लिस्ट को देखें तो एक चीज़ वाज़ह नज़र आती है कि टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रेफर किया गया है। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज टेस्ट मैच नहीं खेलते, इसीलिए मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को इस कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं दी गई। जबकि आप देखें सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने वाले शान मसूद को बी कैटेगरी में जगह दी गई है। यासिर शाह जो कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं उन्हें जगह दी गई है बी कैटेगरी में। तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रेफर किया जा रहा है। एक और चीज़ देखने में आई कि मोहम्मद हसनैन ने पाकिस्तान से ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं। T20 में उन्होंने हैट्रिक भी की हुई है, वनडे की टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। माजी में T20 में तो रेगुलर वो होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर एमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है। A, B या C कैटेगरी में वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, जो एक वाज़ह इशारा है कि टेस्ट क्रिकेट को क्राइटेरिया बनाया गया है। हालांकि आज मिसबाह-उल हक से ये सवाल भी हुआ था कि क्या टेस्ट क्रिकेट
खेलने वालों को आपने क्राइटेरिया बनाया है, तो मिसबाह उल हक ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, परफॉर्मेंसेस को हमने रिव्यू किया है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए लग रहा है कि शायद ये अच्छी सोच भी हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को कहा जाता है इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट, तो शायद टेस्ट क्रिकेट की वजह से ही, लेकिन फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के लिए इसमें हमें कोई जगह नज़र नहीं आई। हालांकि मिसबाह उल हक ने ये ऐलान ज़रूर किया कि फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के लिए अलग कैटेगरी बनाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि फर्स्ट क्लास के जो टॉप परफॉर्मर थे, जिनमें मिसबाह ने बार बार खुद जिक्र किया खुशदिल शाह का, इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया फवाद आलम का, जो कि अब इंटरनेशनल स्कॉट्स तक भी पहुंच गए, उनको अगर आप सी कैटेगरी में रख लेते तो ये बुरा ना होता। सरफराज के मामले तक जहां पर आप देख रहे हैं, ये वाज़ेह था कि सरफराज को अब वनडे की क़यादत से भी हाथ धोना पड़ेंगे। जिस तरीके का डिसीजन 18 अक्टूबर को लिया गया था और लास्ट ईयर रिमूव किया गया था सरफराज को वनडे और T20 की कैप्टनसी से, तो वहाँ पर लग रहा था कि वनडे की कैप्टनसी से भी इन्हें रिमूव किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने चूँकि कोई वनडे मैचेस नहीं खेलने थे इस साल, आपने 3 मैचेस हॉलैंड से ज़रूर खेलने थे, लेकिन वो आपने खेले नहीं। अब आपकी 6 महीने के बाद दिसंबर के महीने में वनडे सीरीज होगी साउथ अफ्रीका से। एक बात यहाँ पर सोचने वाली ये है कि इतनी जल्दी ये डिसीजन क्यों किया गया। अगर ये डिसीजन अभी ना लिया जाता, सरफराज को वनडे का कप्तान शायद बरकरार रखा जाता, तो इस असना में कोई वनडे क्रिकेट थी नहीं। आप सीरीज के करीब अगर बाबर आजम को अनाउंस कर देते तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अच्छा रऊफ, आपकी जानिब आऊँगा और ये जानना चाहूँगा, मिसबाह उल हक का एक और बयान सामने आया था कि मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने पर एतमाद में लिया गया है, तो किस तरीके का एतमाद में लिया होगा, या क्या उनका ये बयान किस चीज़ की वजाहत करता है? देखिए, इन पे काफ़ी प्रेशर था मिसबाह उल हक पे कि इनको बांग्लादेश जैसी लीग टीम के खिलाफ क्यों ट्राई किया था, और जबकि जब पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, वहाँ पे टेस्ट मैचेस भी थे, वनडे भी थी और T20 फॉर्मेट भी था, तो अगर आपने ट्राई करना था तो उनको ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर से ऑस्ट्रेलियन विकेटों के सामने उनको डालना चाहिए था, मगर वहाँ पर आपने बिल्कुल यंगस्टर बच्चों को लेके गया और उनको आपने ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे जो पहली दफ़ा जो खेल रहे थे उनको ट्राई आउट किया, और जब यहाँ एक निस्बतन बिल्कुल ही वीक बॉलिंग अटैक के साथ बांग्लादेश की सेकंड स्ट्रेंथ की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई, तो आपने मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक को दोबारा ऑब्लाइज किया। तो अब देखें कि मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि जो पीछे वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद ये बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक से सुनने में आ रही थी कि इनको अब मजीद चांसेस नहीं दिए जाएंगे और इनकी हमारे पास इनका बैकअप मौजूद है, मगर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनका बैकअप ढूंढने में नाकाम रहा है। या तो अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि या इनको बैकअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जानबूझकर नहीं ढूंढ रहा है या वाकई इनका बैकअप नहीं है, क्योंकि इन दोनों की भी इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए पास्ट में नहीं रही हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने कभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में कोई टेस्ट मैच या वनडे मैच जितवाया हो। तो ये बार बार इनका दोबारा नाम लेना और बार बार इनको कंसिडर करना मेरा ख्याल है कि काफ़ी सवालात को जन्म देता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ नए खिलाड़ियों की अगर बात करें, जैसे इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह का पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में आना, कैसा देखते हैं आप? ये नौजवानों के लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है? बिल्कुल, बड़ी एक इनके लिए एक ऑनर की बात है कि पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं और इनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि नसीम शाह तो डेफिनेटली डिजर्व करते थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आना, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है टेस्ट मैचेस में, वनडे में और स्पेशली अभी PSL में उन्होंने T20 में की और तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा एक इजाफा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में। दूसरी जानिब जहाँ पर आपने बात की है, दूसरे कौन से बॉलर का आपने नाम लिया? इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह। अच्छा, इफ्तिखार अहमद का थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि स्वाय एक या 20 परफॉर्मेंस के ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा उनकी कोई खास इंटरनेशनल मैचेस में कोई ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, और ना ही जो अभी रिसेंट PSL हुआ उसमें कोई इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। हमने देखा कि मिसबाह उल हक काफ़ी उन पर एतमाद करते हैं और लोग ये भी कहते हैं कि काफ़ी करीबी है मिसबाह उल हक के इफ्तिखार अहमद। करीबी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मसला इसमें यह देखा जाएगा कि जब आप मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक को पाकिस्तान टीम से डिस्कार्ड करेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लंबे अरसे से उनका मुतबादिल कोई ऐसा तैयार नहीं किया कि जो बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके। और इफ्तिखार एक ऐसा बैट्समैन है कि वो टेक्निकली साउंड तो था, मगर वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सका जो उसकी एबिलिटी थी। इसके अलावा जो उसकी बॉलिंग है वो भी उसका एक है, मगर उसको भी वो पॉजिटिवली यूज नहीं कर सका पास्ट में। तो देखिए, अभी इसको कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लंबा अर्सा पाकिस्तान के लिए वो सर्व कर सकेंगे। उनका मेरा ख्याल है कि वो नए लड़के को उनके साथ तैयार करना पड़ेगा और ग्रूम करना पड़ेगा। रऊफ, आप जिस अरसे में पाकिस्तान के लिए खेले थे उस अरसे में तो मिसबाह उल हक टेस्ट मैच के नायब कप्तान भी बने थे, तो आप तो मिसबाह के डिसीजंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किया उनके साथ। देखिए, मिसबाह का क्रिकेट
खेलना और डिफरेंट चीज़ है। ये टोटली डिफरेंट है जब आप ड्रेसिंग रूम में हो और आप ग्राउंड के अंदर कैप्टनसी कर रहे हो या फिर टीम को लड़ा रहे हो। ये एक टोटल डिफरेंट जॉब है और कोचिंग और इस मैनेजमेंट ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट जॉब है। तो अभी देखें कि मिसबा की जो मैनेजमेंट की एबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आई और अभी देखा जाएगा कि क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान टीम को अच्छे तरीके से लीड किया, जितनी भी पाकिस्तान टीम की उन्होंने कैप्टनसी की है और अब मैनेजमेंट लेकिन अब अगर हम पीएसएल में देखें और जो पाकिस्तान की रैंकिंग गिरी है तो उससे बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए जो रैंकिंग गिरी है ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का ये ओवरऑल जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, क्रिकेट कल्चर है, उसको रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ मिसबा की वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे नहीं गई। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं क्योंकि आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पुराना थिंक टैंक है वो क्या करता रहा है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनके मुतबादल नहीं है, आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे आप अभी तक वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर का नाम ले रहे हैं, आपने उनका कोई ऐसा मुतबादल तैयार नहीं किया कि जो उनको रिप्लेस कर सके। अदरवाइज मोहम्मद आमिर पे 5 साल बैन रहा, उसके बाद उसके अलावा वहाब रियाज 2 साल क्रिकेट से भी आउट रहे, तो आपको चाहिए था कि आप मुतबादल तैयार करते। तो मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान की इसमें डोमेस्टिक में और पाकिस्तान टीम से इन आउट होते रहे हैं, तो आपने अभी तक उनका कोई मुतबादल तैयार नहीं किया। सईद अजमल का आपके पास कोई मुतबादल नहीं है, यासिर शाह का नहीं है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि फॉल्ट किसका, सिर्फ मिसबा अकेले का ये फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल बैकअप प्लान तैयार करने की या बैकअप खिलाड़ियों की काफ़ी ज़रूरत है। ज़रा ये भी बताते हैं कि मोहम्मद हफीज़ नहीं है, इसी वजह से इफ्तिखार अहमद है और मोहम्मद हफीज़ की जगह पर ही इफ्तिखार अहमद का नाम शामिल किया गया है। इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखा जाए तो एक इमर्जिंग कैटेगरी रखी गई है, तो थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालते हैं। और अब्दुल रऊफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि इमर्जिंग कैटेगरी में जो नाम सामने आया तो उसमें हारिस रऊफ के नाम को आप कैसा देखते हैं? अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो उन्होंने 5 मैचों में 194 रन दिए और विकटें भी उनकी काफ़ी कम थी, 3 विकटें सिर्फ उन्होंने हासिल की थी, तो कैसा देखते हैं आप उनकी सिलेक्शन को? देखिए थोड़ा सा डाउट्स हैं इस मामले में क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, ना आपकी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस है, ना वनडे का अपने परफॉर्मेंस है, उसके अलावा पीएसएल की परफॉर्मेंस आपने बता दी है कि उसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। T20 भी बांग्लादेश जैसी लीग टीम के खिलाफ उनको दिया गया था, मगर उसमें भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने नहीं आई, तो उसके बावजूद उनका इंक्लूजन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा सरप्राइज है। और अगर उनको ओबलाइज करना है तो फिर आपको खुशदिल शाह को भी ओबलाइज करना चाहिए था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इससे कई गुना ज्यादा बेहतर थी। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ फ्रेंचाइजीज को खुश करना चाहता हो? बिल्कुल ऐसे है क्योंकि क्लियर कट देखा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज़ फ्रेंचाइजीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला में दखल अंदाज हैं और बाई फोर्स वो अपने लड़कों को करवा रहे हैं इस तरीके से। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से जो है फ्रेंचाइजीज का इन्फ्लुएंस भी अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी सिलेक्शन में अब बढ़ता जा रहा है। शाहजेब, आपको इस डिस्कशन में शामिल करेंगे और आपसे भी जानना चाहूँगा कि हारिस रऊफ की जो ये इमर्जिंग कैटेगरी में सिलेक्शन है तो उसमें आप कैसा देखते हैं? देखिए, इमर्जिंग कैटेगरी इन्होंने बनाई, अच्छी बात है, लेकिन इस पर मुझे डाउट्स हैं क्योंकि आप देखें मोहम्मद हसनैन की जिस तरीके से मैंने बात की वो इमर्जिंग में क्यों है? उन्होंने इनफ मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले, 2 फॉर्मेट खेलते हैं, उन्हें आगे होना चाहिए। हारिस रऊफ की आप बात करें, पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक T20 सीरीज उन्होंने खेली, उनकी कोई परफॉर्मेंस 2 मैच खेले उसमें कोई परफॉर्मेंस उनकी इंप्रेसिव नहीं रही। उनको खेलने दें आप क्रिकेट। जब आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के लिए ये क्राइटेरिया बना रहे हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, अच्छा खेलें, अपनी जगह अर्न करें नेशनल टीम में, उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तो ये प्लेयर जो 2-4 मैचेस खेले हुए इन्हें आप किस बेस पर कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं? क्या फिर ये ज्यादती नहीं होगी उन तमाम प्लेयर्स के साथ जो साल डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मेंस करते रहें? अच्छा जी, जो डोमेस्टिक की बात हम लोग कर रहे हैं, डोमेस्टिक की अगर इस परफॉर्मेंस की बात करें, जो बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो नुमान अली, बिलाल आसिफ, ज़फ़र गौहर का नाम सामने आता है, तो इनको हमने देखा कि कोई इमर्जिंग कैटेगरी नहीं मिली या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक को तरजीह नहीं देता। अब्दुल रऊफ ये बिल्कुल एक बड़ा सरप्राइज है कि एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने 6 टीमें बना के और बड़ा कम्पिटिटिव क्रिकेट करवाई है इस साल में, और दूसरी जानब जो जिस क्रिकेट की आप तारीख में ज़मीन आसमान के खिलाफे मिला रहे हैं और उस पर आपने 1 अरब रुपया एक्सपेंड भी कर दिया, उसके बावजूद आप जो उस सीजन में टॉप परफॉर्मर निकल के आए हैं उनमें से एक भी आपने ना उनको किसी इंटरनेशनल मैच में चांस दिया और ना ही किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डाला है। तो इसका मतलब है कि आप फिर अपनी बातों पर कायम नहीं रहते, तो फिर आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके
इस तरह के डिसीजन पर तनकीद ना करें। तो इससे कितना दुख पहुंचता होगा उन लोगों को या उन खिलाड़ियों को जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं और इस ख्वाहिश की वजह से परफॉर्मेंस देते हैं कि उनका नाम सामने आएगा, उनको भी पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए, ये सालों साल से एक पाकिस्तान क्रिकेट में एक रिवाज बन चुका है कि आप दोस्ती यारी की बेस पे आप ओबलाइज करते हैं लड़कों को, और फिर बाद लोगों की सिफारिश होती है, वो इस बेस पे ओबलाइज होते हैं। और ये हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से हैं, क्योंकि 20 साल हमने इनका साथ दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तब्दीली आएगी और इस चीज़ का जो नेपोटिज्म है, करप्शन है और जो फेवरेटिज्म है, उसका खात्मा होगा और जो हकदार है उनको हक मिलेगा, मेरिट पे काम होगा, जो मेरिट पे लड़के आते हैं उनको चांस मिलेगा। मगर बदकिस्मती से अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी उसी तरीके से सिस्टम चल रहा है और जितने भी टॉप परफॉर्मर है उनको उसी तरीके से निगलेक्ट किया जा रहा है। अगर आप अपने डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को नहीं खिला रहे तो फिर आपको डोमेस्टिक पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप इतना बड़ा पैसा और इतना बड़ा बजट का हिस्सा उस डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगा रहे हैं और आपके कहने के मुताबिक ये बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में है, तो फिर उसी तरह से चलना चाहिए। जो उसमें परफॉर्म करते हैं उनको किसी न किसी लेवल पर ओबलाइज तो करना चाहिए। सही। शाहज़ेब, आपने अगर आपकी जानिब आऊँ तो आप तो काफ़ी डोमेस्टिक हमने देखा कवर करते हैं और हर मैन ऑफ द मैच का आप इंटरव्यू लिया करते थे, तो आप देख रहे हैं जिनका आपने इंटरव्यू किया है तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे हैं? देखिए, जो टॉप नाम है उनमें से तो कोई नाम हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा फवाद आलम के हवाले से बात की जाती है कि पहले तो उन्हें कोई सिलेक्शन कमेटी टीम में लेने को तैयार नहीं थी, फिर जब स्क्वाड में आए तो अभी भी आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। और बार बार मिसबाह उल हक ये मेंशन कर रहे थे कि फवाद आलम और ऐसे जो दीगर प्लेयर हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, इमरान भट्ट का भी उन्होंने नाम लिया, उनके लिए हम एक ऐसी कैटेगरी बना रहे हैं कि जो एक एलीट कैटेगरी होगी डोमेस्टिक में। तो क्या वो कैटेगरी इन एमर्जिंग प्लेयर से भी ऊपर होगी? क्या फिर हम लोग ये समझें कि जो लड़के साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मेहनत करते हैं उनको आप एमर्जिंग से भी नीचे कंसीडर करते हैं? एमर्जिंग लड़के कौन होते हैं? एमर्जिंग लड़के वो होते हैं जो आपकी सिलेक्शन कमेटी को, आपके सिलेक्शन पैनल को अच्छे लगता है कि ये फ्यूचर है। उन लड़कों को आपने अपनी चॉइस पर पिक तो कर लिया है, ठीक है, हैदर अली का हमें ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है, मगर उन लड़कों का क्या कसूर जिन्होंने साल डोमेस्टिक में मेहनत की है। इसी तरीके से एक बॉलर का नाम उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया और मोहम्मद मूसा की वो बात कर रहे थे कि मोहम्मद मूसा को भी हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सके। तो काइंडली हमारे चीफ सेलेक्टर जो कि हेड कोच भी है वो मोहम्मद मूसा की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी देख लें, कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज से वो खेलते हैं, मिसबा के साथ काफ़ी अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, पहले भी SNGPL की टीम से हमें खेलते हुए नजर आ रहे थे, इसीलिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया भी लेके जाया गया जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस कोई साइड मैच में भी इंप्रेसिव नहीं थी, T20 में भी इंप्रेसिव नहीं थी। फिर अगर आप PSL की बात करें, PSL में बैट्स उन्होंने एक मैच ज़रूर फिनिश किया, लेकिन वो फास्ट बॉलर है, उनकी फास्ट बॉलिंग में भी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो उन प्लेयर्स को उन पर फोकियत ना दी जाए जो प्लेयर साल से डोमेस्टिक में अच्छा करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, फवाद आलम की शाहज़ेब आपने बात की थी अपने इस डिस्कशन में, तो रऊफ आपकी जानिब आऊँगा, आप क्या समझते हैं फवाद आलम की इस जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जगह बनती थी? क्योंकि हमने पहले देखा मीडिया ने उनके सिलेक्शन पर काफ़ी जोर दिया था और फिर सिलेक्शन कमेटी ने जाकर उनको सिलेक्ट भी किया था, तो अब क्या मीडिया बात नहीं कर रहा है उनके लिए, तो फिर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं बनाया गया उनको? देखिए, मुझे नहीं इलम के मीडिया की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। बात यह है कि जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसका राइट बनता है पाकिस्तान टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आना, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसका कोई हक नहीं बनता पाकिस्तान के किसी भी लेवल पे इंटरनेशनल मैच में उसकी शमूलियत और उसको किसी किस्म का भी कॉन्ट्रैक्ट देना। अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है या पाकिस्तान अवाम के पैसों से चाह रहा है, पाकिस्तान के जो अवाम के टैक्स के पैसों से चाह रहा है, और पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को पाकिस्तान टीम में देखना चाह रहे हैं जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करें और इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करें, ना कि ऐसे लोगों को जो आपके अपने रिश्तेदार हों या जिनको आपने ओबलाइज किया, जो 20-20, 25-25 मैचेस खेलकर जिनकी 25-25 की एवरेज हो और फिर दोबारा आप उन्हीं को ओबलाइज कर रहे हो। तो हमें ऐसे लड़के चाहिए पाकिस्तान टीम में जो डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर हो, फवाद आलम हो या कोई भी हो। अगर वो टॉप परफॉर्मर है तो उसको चांस देना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको नहीं देना चाहिए। एक जानिब आप उस्मान कादर को बगैर किसी परफॉर्मेंस के किसी भी जगह पे पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास नहीं खेला, आपने भी उसको PSL में किसी मैच में चांस नहीं दिया, किसी जगह पे उसका नाम नहीं है, पाकिस्तान का अपनी उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपने उसको उठाया, आपने उसको टूर करवा दिया ऑस्ट्रेलिया का, और उसके बाद आपने उसको बांग्लादेश की टीम के खिलाफ। लेकिन उनको तो कहते हैं कि बिग बैश की परफॉर्मेंस पर ही ऑस्ट्रेलियन विकेट पर उनको बॉलिंग करते हुए देखा, तो इसी वजह से उनको पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया। कौन सी बिग बैश, पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस ये लोग देखते हैं और कौन सी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 8 मैचों में 6 विकेट। वो बिग बैश वही टूर्नामेंट आया जिसमें राना नवीद 41 साल की उम्र में जाके 2 हैट्रिक करके आ गए थे, जिसमें यासिर अरफात जाकर वो रिटायरमेंट के बाद जाकर हैट्रिक करके आ गया था। क्या आप उस परफॉर्मेंस में पाकिस्तान टीम में लड़कों को सिलेक्ट करेंगे?
ना कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे, जहाँ पे शदीद एक सख्त कंपटीशन है और जिस कंपटीशन में जो लड़का परफॉर्म करता है उसका हक बनता है, ना कि जाके दूसरी लीगों में कोई वेटरन्स को आउट करके आके पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाए। सही। अच्छा शाजिब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा तो इसमें कहा ही जा रहा है आमिर और वहाब रियाज को इस वजह से बाहर निकाला कि वो एक ही फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते थे, वो T20 है, लेकिन इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी अभी ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, अजहर अली, शान मसूद। तो आप नहीं समझते कि फिर अगर इसी बिना पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को शामिल किया गया तो फिर आमिर और वहाब को भी शामिल कर लेते? देखिए, आमिर ने जब ऐलान किया था कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो मैंने यहाँ पर GTV पे बैठकर उनके डिसीजन को सपोर्ट किया था कि शायद वो अपने आप को समझते हैं कि अब उनमें इतनी फिटनेस नहीं है कि वो इस फॉर्मेट को खेल सकें या लॉन्गर फॉर्मेट में अपने आप को कैरी कर सके। ये एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद आमिर को तैयार होना चाहिए था कि इसका रिएक्शन फिर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लास्ट ईयर जब इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर रहा था उस टाइम पर इन लोगों ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया था। तो एक तरीके से क्रिकेट बोर्ड से इन्होंने मिस कमिटमेंट की थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको 3 फॉर्मेट की बेस पर मिला था, उसके बाद इन्होंने एक फॉर्मेट छोड़ दिया गया था। ऐसा तो नहीं होगा कि वर्ल्ड कप में उनका नाम नहीं था, फिर नाम आ गया तो फिर आगे भी अभी एक वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें भी इनका नाम आ जाए? देखिए, नाम तो आ सकता है, क्योंकि मिसबाह उल हक ने कहा है कि जो लड़के सिलेक्शन के लिए सारे लड़के अवेलेबल हैं, जो सिलेक्शन हमें नहीं आ सके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की उसमें हमें लिमिटेड पूल रखना था, लेकिन तमाम लड़के। उन्होंने तो ये भी कहा है कि कामरान अकमल का नाम भी आ सकता है T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल। अब ये हमने ये भी सुना है, ज़रा बताते हैं कि क्रिकेटर्स को फ़ोन किए गए हैं सिलेक्टर्स की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, उनको एतमाद में लिया गया है ताकि जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बाहर आए या मीडिया की जीनत बने तो उस पर क्या कहते हैं आवाम या मीडिया शोर ना करे। तो अब्दुल्ला, आपकी जानिब आऊँगा, तो आप क्या कहते हैं कि जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मंजर आम पर आने से पहले ये क्रिकेटर्स को फ़ोन किए गए तो ये कैसी रविश है? बिल्कुल, इसका कोई जवाब नहीं है किस बेस पे फ़ोन किया गया और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही पास्ट में जिनको आपने फ़ोन किए। और आपने उनको डिस्कार्ड किया हुआ एक लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम से, उनकी पाकिस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूशन किसी बड़े टूर्नामेंट में पास्ट में नहीं रही, और आप उनको दोबारा फ़ोन करके पूछ रहे कि आपका नाम नहीं है और बाद में आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। भाई, ये तो आपके सिस्टम का फेलियर है। जो 70 साल से आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, उसकी एक नेशनल एकेडमी 20-25 साल से वर्क में है, उस पर करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो चुका है। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उन पर अरबों रुपए का खर्चा हो चुका है। तो आप 25-25 आप मुझे बताएं कि मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल और शोएब मलिक को आप क्यों फोन कर रहे हैं? 94-95 में इन लोगों ने अंडर 19 मेरे साथ खेली थी और उस जमाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी ना किसी तौर पे मुंसलिक हैं। अब इस बात को 26 साल हो गए। 26 साल पुराने लड़कों को आप फोन करके पूछेंगे कि भाई आपको हम दोबारा बुला सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी सीटों की फिक्र है, अगर हम 2 मैचेस हार गए तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर हम आपकी खिदमत लेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ पे स्टैंड करता है कि जब 25 साल पुराने लोग हैं उनकी अभी तक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतबादिल तैयार नहीं कर सका। सही। अच्छा, हमने अभी देखा है जैसे लॉकडाउन है तो तमाम तर खेलों की सरगर्मियां मअतल हुई हैं और इसमें अफगानिस्तान ने अपने कोचेस को सपोर्ट करने का एक इरादा रखा है। तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमें देखने में नहीं आ रहा कि इस किस्म के कोई इक़दाम कर रहा है लोकल लेवल पर। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास इतनी लिमिटाइज जो है सिस्टम है और गुंजाइश भी नहीं है कि वो इतने बड़े मार्जिन पर जाकर वो सिस्टम को सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े बेहतरीन तरीके से डिपार्टमेंटल क्रिकेट सपोर्ट कर रही थी और पाकिस्तान में जो क्रिकेट का फ्यूचर बाकी बचा पिछले 40-50 साल से वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से बचा था। और अभी आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंट्स को हटा दिया, तो उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर्स हैं वो सब के सब रोड्स पे रहे। उसके बाद जो ये कोरोना की पैंडेमिक शुरू हुई है, जिससे पूरी दुनिया में न सिर्फ स्पोर्ट की सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया, बल्कि बड़े बड़े जितने भी इदारे हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया। इसी कंडीशन में अभी पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं जिनको डिपार्टमेंट से नौकरी से निकाल दिया क्योंकि आपको उनकी जरूरत नहीं थी, तो वो बेचारे इतने शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो बजाय के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या उनको सपोर्ट कर सका? मेरा नहीं ख्याल के जो क्रिकेट बोर्ड एक साल में पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई टूर्नामेंट नहीं करवा सका, किसी लेवल का कोई दूसरा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज नहीं करवा सका, पूरे पाकिस्तान के ग्राउंड वीरान हो चुके हैं। वो जो दूसरे इतने बड़ी तादाद में जो प्लेयर बेरोजगार हुए उनकी क्या सपोर्ट कर सकता है? इसमें एक ही इनको चीज कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट को फुल फॉर एक्टिव किया जाए और उनको रीइंस्टेट किया जाए और अगले टूर्नामेंट में उनको शामिल किया जाए ताकि वो दोबारा अपनी टीमें बनाएं और जितने भी प्लेयर्स हैं जो बेरोजगार हैं, बड़े बुरे हालात में हैं, उनको दोबारा हायर करें और फिर एक सिस्टम चलता रहे।
बिल्कुल, डिपार्टमेंट क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं। आज भी कहा जा रहा है कि मीटिंग हुई है डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से और उसमें काफ़ी बातचीत हुई है क्रिकेट कमेटी की कि क्या लायामल होना चाहिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस लाई जाए या उस तरीके का शेड्यूल बनाया जाए। शाहजेब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस लाने का जो फार्मूला तय किया गया है वो डिपार्टमेंट्स के साथ एक मजाक है। मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट इसे एक्सेप्ट करेंगे। रऊफ भी मेरी बात सुन रहे होंगे, इससे एग्री करेंगे कि एक विंडो लाई जा रही है 15 से 20 दिन की, एक नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होगा, डिपार्टमेंट्स को उसकी विंडो दी जाएगी। इससे पहले डिपार्टमेंट को अंडर 23 के लिए लाया जा रहा था कि आप अंडर 23 प्लेयर्स को खिलाएं, तो उसमें डिपार्टमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक प्लेयर को अगर हम लेते हैं अंडर 19 से अंडर 23 तक हम उनसे डेवलप करते हैं तो फिर फ़ायदा क्या हमारी उस पर इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वो तो फिर किसी दूसरे रीजन का प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारे लिए कोई और बेहतर ऑप्शन निकाला जाए। लेकिन अब डिपार्टमेंट साल करोड़ों रुपए क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर एक नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट उन्हें खिलाया जाएगा जो हो सकता है 3 डे हो या 1 डे हो। तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट का आप अभी भी एक टूर्नामेंट रख सकते हैं, आप ज़्यादा डिपार्टमेंट को ना रखें, आप टॉप 7 या 8 डिपार्टमेंट्स को क्वालिफाई करवाएं, उनका अगर आप 2 से ढाई महीने का एक टूर्नामेंट रखें तो उसके लिए विंडो क्रिएट हो सकती है। अच्छा शाहजेब, हमने देखा अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट हुई, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट के अलावा जो रीजनल क्रिकेट का सेटअप लाया तो वो नाकाम हुआ पूरी तरीके से। तो आप ये समझते हैं कि हारून रशीद को जो बरतरफ किया गया वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना सारा फेलियर उनके ऊपर गिराया? देखिए, कुछ डिसीजन डिसाइडेड होते हैं। हारून रशीद का डिसीजन ऑलरेडी डिसाइडेड था और मुझे तो लगता है जब हारून भाई ये प्रपोजल पीएम के पास लेके जा रहे थे, जहाँ पर पीएम ने उनको काफ़ी सुनाई भी थी इस हवाले से, फिर उन्होंने इसमें तरामीम की थी और फिर दोबारा लेके गए थे पीएम के पास, उस वक्त भी हारून भाई को पता था कि कल या परसों मुझे इस पोस्ट से जाना ही है, क्योंकि यहाँ पर फैसले पहले होते हैं और फिर उस हवाले से बात बाद में की जाती है। तो हारून रशीद को तो मेरे ख्याल से पहले से ही उनकी बरतरफी का फैसला हो चुका था। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, डिपार्टमेंट ने हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट किया। मैं अगर पिछले 7 साल से रेगुलरली ग्राउंड में जाता हूँ, ग्राउंड में मैं देखता हूँ तो डिपार्टमेंट की जो टीम्स है, जो बड़ी बड़ी टीम्स, हमें SSGC की टीम नजर आई, SNGPL की टीम नजर आई, वापडा की टीम नजर आई, HBL की टीम होती थी, ये बड़ी टीम्स होती थी, इनके अपने बड़े सेटअप्स होते थे, इनके अपने ग्राउंड्स होते थे, इनकी अपनी टीम के साथ ट्रेनर्स, फिजियोज, इनकी आप होटलिंग चेक कर लें, इनकी आप ट्रैवलिंग चेक कर लें। और उसी टाइम पर अगर आप रीजनल क्रिकेट में देखते थे तो हमारे लड़के ट्रेन में ट्रैवल करते थे, 4-4 कमरों में पूरी टीम्स को ठहराया जाता था। हमने तो ये तमाम चीज़ें देखी। डिपार्टमेंट में एक निज़ाम हमें दिखता था। और रऊफ, आपकी जानिब आऊँगा, आजकल देखा जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर बरतरफियां हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कोई खास इसकी वजह है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो एक्सपायर्ड एज हैं और प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है कि जितने भी 60 साल से ऊपर लोग हैं उनको दोबारा रिकंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो यंग पाकिस्तान में आपको पता है कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है और जितने भी टॉप क्वालिटी के पढ़े हुए लोग हैं वो अपनी डिग्रियां हाथों में लेके फिर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये दूसरे इदारे हैं उन्हीं लोगों को ऑब्लाइज कर रहे हैं बार बार। तो ये क्लियर कट पॉलिसी है और उसमें वो ये सारे लोग आ रहे हैं। इससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं है कि ये कोई बड़ा कोई एक्सप्लोसिव चेंजेस लाना चाह रहे हैं और कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रही है। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं है कि बड़े पैमाने पर चेंजेस लाना चाह रहा है। और अभी हमने बात की डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाबर आजम को जो वनडे की कप्तानी सौंपी गई है। तो देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। बाबर आजम की अगर बात करें तो T20 के बाद उन पर एक और भारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और वनडे क्रिकेट टीम का उनको कप्तान आज बना दिया गया है। यानी अगर ये कहा जाए कि उस्मान कादिर अब हमें वनडे टीम में भी दिखाई देंगे तो गलत ना होगा। इसी पर अब्दुल रऊफ से बात करना चाहूँगा कि रऊफ, आप क्या कहेंगे बाबर आजम को जो वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई है? देखिए, ये एक अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि इस वक्त वही इनफॉर्म बैट्समैन है पाकिस्तान का और कैप्टनसी के लिए डिजर्व करता है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान टीम में नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान की कप्तानी के लिए आगे चलकर मजबूत उम्मीदवार बन सके। तो मेरा ख्याल है कि आस्ता आस्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ग्रेजुअली उनको पहले T20 की कैप्टनसी दी, उसके बाद वनडे की। लेकिन लोग इससे प्रेशर नहीं आएगा बाबर आजम पर, उनकी परफॉर्मेंस पर? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आपने देखा कोहली की जो बैटिंग है उसमें मजीद निखार आया। उसके अलावा विलियमसन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कैप्टन बनने के बाद, और जो इंग्लैंड के लेस्टर कुक थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। बड़ी यंग एज में ये तीनों के तीनों। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि लोग मवाजना करते हैं, कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी मवाजना करते हैं बाबर आजम और विराट कोहली का। तो आज मोहम्मद यूसुफ ने एक बयान दिया कि बाबर आजम और विराट कोहली का कोई मवाजना नहीं है। देखिए, आप कैसे किसी का मुवाजना कर सकते हैं दूसरे के साथ? ना तो उनका स्टाइल बैटिंग का एक जैसा और ना ही उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक जैसी है। उनके टोटली डिफरेंट है बैटिंग स्टाइल, और उनका जो कैप्टनसी का स्टाइल है वो भी टोटली डिफरेंट है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट एबिलिटीज दी होती हैं और मेरा ख्याल है कि इनमें काफ़ी डिफरेंस है दोनों।
सही। अच्छा शाहजेब, आपकी जानिब आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम में कोई ऐसा क्रिकेटर मौजूद नहीं जिसे एक कप्तानी सौंपी जाए? देखिए, बाबर आजम की बात करें आप तो बाबर आजम ने पाकिस्तान की क़यादत अंडर 19 लेवल पर भी की हुई है, अंडर 23 पर भी की हुई है, अपने डिपार्टमेंट की क़यादत भी की हुई है, तो उनको ग्रूम तो किया जा रहा था कप्तानी के हवाले से। लेकिन शायद PSL में हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई कप्तानी देखिए, ये सवाल उनकी फ्रेंचाइज के जो ओनर है मैंने भी उनसे किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा एक कप्तान चलता हुआ आ रहा था इमाद वसीम, और हमें लग रहा था कि उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर है बाबर आजम के साथ, तो बाबर को कॉन्फिडेंस पे लेते हुए ये डिसीजन लिया गया था। लेकिन जहाँ तक बाबर की आप बात कर रहे हैं, बाबर एज अ प्लेयर तो बहुत अच्छा है, एज अ कैप्टन कैसा अप्रूव होता है ये हमें फ्यूचर में पता लगेगा। लेकिन एक प्लेयर की पर्सनैलिटी भी होती है, कैप्टन की ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल एटीट्यूड भी देखा जाता है। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को इस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान तो अनाउंस कर रहा है लेकिन नायब कप्तान कोई नहीं बनाया जाता, तो आप समझते हैं कि यहाँ भी किसी खिलाड़ी को एक एज अ नायब कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? देखिए, टेस्ट मैच के लिए तो बाबर आजम को नायब कप्तान अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन वनडे में चूंकि अभी काफ़ी अर्सा बाकी है, 6 माह का अर्सा है, तो पहले भी हमने देखा है कि इन पास्ट सीरीज़ टू सीरीज़ नायब कप्तान अनाउंस किया जाता था। इसकी वजह ये कि इन पास्ट हमें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने में नजर आई हैं कि जो खिलाड़ी वाइस कैप्टन बनता है फिर वो कैप्टन बनने की कोशिश करता है या फिर वो टीम से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। मैं 2009-2010 की बात नहीं करूँगा, रऊफ खुद टीम का हिस्सा थे, उन्होंने ये तमाम चीज़ें देखी होंगी। उसके बाद से ये पॉलिसी हमें नज़र आई है। लास्ट टाइम हमें अगर हम देखें कंसिस्टेंटली वाइस कैप्टन एक सरफराज अहमद ही नज़र आए थे, या उससे पहले हमें मोहम्मद हफीज़ नज़र आए थे। इसके अलावा कोई हमें ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो हमें कंटिन्यूसली वाइस कैप्टन नज़र आया हो। सही। अच्छा रऊफ, आपकी जानिब आऊँगा मैं, आप क्या समझते हैं कि ये कप्तानी बाबर आजम को सौंपी तो सही है या सरफराज अहमद को अगर देते तो कुछ हर्ज ना होता? मेरा ख्याल है कि सरफराज अहमद अब पास बन चुका है, जब उसको निकाला तो गलत निकाला था, और अब जो कप्तानी उनको सही। रऊफ से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। शाहजेब, आप से मैं यही सवाल कंटिन्यू करूँगा कि आप क्या समझते हैं अगर सरफराज अहमद को ही एक कप्तानी देकर कंटिन्यू करवाया जाता? देखिए, सरफराज अहमद को पास्ट बनाया गया है, वो पास्ट बने नहीं, पास्ट बनाया गया है। अगर आप वर्ल्ड कप में देखें 6 फतुहात उनकी, उसके बाद आप श्रीलंका के अगेंस्ट देखें 2 मैचेस में लगातार उनकी फतुहात, तो सरफराज का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। वर्ल्ड कप से श्रीलंका की सीरीज़ तक आप देखें 8 फतुहात उनके नाम में थी 12 मैचेस में से। तो सरफराज को वनडे में आप कंटिन्यू कर सकते थे, वनडे में उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं थी, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिटनेस इंप्रूव की थी, अगर वो टाइम लेके अपने राइट नंबर पर खेलते तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे। मगर चूँकि सरफराज को माजी का हिस्सा बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से अगर वर्ल्ड कप 2023 के लिए आप देख रहे हैं तो बाबर आजम कैन बी ए राइट ऑप्शन और अ राइट चॉइस, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कौन सी चॉइस है? इमाद वसीम की फिटनेस का सबको पता है, हारिस सोहेल की फिटनेस का सबको पता है, इमाम उल हक अभी अपने आप को इमर्ज कर रहे हैं टीम में, तो आपको कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। बिल्कुल। अब्दुल रऊफ ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। रऊफ, मैं यही सवाल करना चाह रहा था आपसे कि सरफराज अहमद से अगर ये कप्तानी कंटिन्यू करवाई जाती? बिल्कुल दुरुस्त डिसीजन था, क्योंकि अगर उनके कैप्टनसी के मामला में उस वक्त का जो सिलेक्शन बोर्ड था वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करता, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने टीम को जेल भी कर दिया था, और पाकिस्तान की जो कामयाबी का तनासब था वो काफ़ी बढ़ चुका था। मगर जैसे ही उनको डिस्कनेक्ट किया गया और इंटरफेयर किया गया उनके मामलात में, उसके बाद से सारी गड़बड़ शुरू हुई, और अब देखें कि पाकिस्तान की रैंकिंग भी नीचे आ रही है। मगर आप दोबारा पास की तरफ तो नहीं जा सकते, हमें फ्यूचर को देखना। फ्यूचर के हिसाब से ये बड़ा अच्छा डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि यंग लड़के को कैप्टनसी की सौंपी है। सही। अच्छा रऊफ, ये इन सारे डिसीजन जो अभी लिए जा रहे हैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट की जानिब से, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे मिसबाह उल हक की ज़्यादा चल रही है, वकार यूनिस अपने फैसले मनवा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो अभी तक मैंने डिसीजन देखे हैं इसमें ज़्यादातर मिसबाह उल हक की वजह से ही पेशरफ्त हुई है, और सारे के सारे डिसीजन ये मिसबाह उल हक में ही लिए हैं। अच्छा शाहजेब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वन मैन शो मुझे नज़र आ रहा है। मिसबाह उल हक जो है उनके पास तमाम अथॉरिटी है, ये तमाम डिसीजन जो है वो मिसबाह खुद ले रहे हैं। हाँ, कंसल्टेशन वो ज़रूर करते होंगे वसीम खान से, लेकिन यहाँ पर एहसान मानी का मुझे कोई रोल नज़र नहीं आ रहा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। हाँ, शायद एक बात हो सकती है कि मिसबाह ने सरफराज को सी कैटेगरी, क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि ये मंजूरी जो है एहसान मानी ने दी है। देखिए, मिसबाह को सी कैटेगरी, मिसबाह ने सरफराज को सी कैटेगरी में रखा था, और चेयरमैन के अप्रूवल के बाद वो बी कैटेगरी में आ गए। यहाँ पर मुदाखलत होते हुए हमें ज़रूर नज़र आई थी, क्योंकि मीडिया का भी प्रेशर था, बाज़ और सोर्सेज का भी प्रेशर था, लेकिन ओवरऑल इन डिसीजंस को आप देखें तो ये देखने से ही लगता है कि मिसबाह के अपने डिसीजंस हैं। अच्छा, इसी वक्त जो आज हमने देखा कि नदीम खान को भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई नए रोल में, अब वो हमें नज़र आएंगे, तो आप क्या इस हवाले से क्या कहेंगे कि अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का?
देखिए, नदीम खान काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कनेक्टेड थे। इससे पहले आपको सिलेक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी वो नज़र आए आज से पहले। तो काफ़ी एतमाद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नदीम खान से। और नदीम खान की जिस तरीके से हम बात करें, यूबीएल के डिपार्टमेंट को जिस तरीके से उन्होंने बनाया था, जिस तरीके से उसको लेके चले थे, उसके बाद डिफरेंट रोल्स में हमें नज़र आ रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग की जो फाइनल लिस्टें होती है, शॉर्ट लिस्ट जो होती है, वो भी नदीम खान ने बनाई थी। लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक के लिए कमेटी बनाई थी 3 रुकनी, जिसमें राशिद लतीफ़ और मिसबाह उल हक शामिल थे, उसके भी हेड जो थे वो नदीम खान थे। तो नदीम खान पे काफ़ी एतमाद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और मुझे लगता है कि वो मॉडर्न क्रिकेट को समझते हैं, तो वो बेहतर तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अकेडमीज़ को लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल, नदीम खान पर काफ़ी एतमाद नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। रऊफ, आपकी जाने पाऊँगा और सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप आगे नए चेहरे देख रहे हैं कि आपको नज़र आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई रेवोल्यूशनरी चेंज आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि जो पास्ट इन्होंने क्रिकेट कमेटी में जो डिसीजन लिए हैं या जो नदीम खान का डिसीजन लिया, क्योंकि ये तो पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसी टीम का मेंबर है जो पास्ट में काम करते रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी डिसीजन जो इमरान खान के विजन के मुताबिक हो, कोई ऐसा डिसीजन ये ले ही नहीं सकते, और ना ही इनको कोई ऐसा बंदा सूट करता है कि जो इनमें थोड़ा सा इनकी पॉलिसियों के सामने थोड़ा सा स्टैंड ले सके। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँगा, एक जानिब वसीम बारी थे और दूसरी जानिब नदीम खान है, वो वसीम बारी भी काफ़ी सीनियर क्रिकेटर थे। जी, एक ही जैसे हैं, कोई मेरा ख्याल है कि एक ने दूसरे को रिप्लेस किया, तो मेरा ख्याल है कि एक जैसी रिप्लेसमेंट है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वसीम बारी हो, नदीम खान हो, हारून रशीद हो या इकबाल कासिम हो। ठीक है रऊफ, आपका पॉइंट आ गया। शो का इख्तिताम करते हैं यहाँ पे, और आपने हमारे दोनों गेस्ट शाहजेब अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी स्पोर्ट्स में अपना कीमती वक्त दिया। और नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आज हमने डिस्कशन किया। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी नए टॉपिक्स और नए गेस्ट के साथ। तब अपना ख्याल रखिएगा।